हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की इस अगली वीडियो में। तो हम देख लेते हैं, मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या है। क्या वो थोरियम है, क्या वो यूरेनियम है, क्या ये मरकरी है, क्या ये पोलोनियम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप बताओ, वो क्या होगा। यूरेनियम। यूरेनियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास जो है यूरेनियम का, वो 238 होता है। ठीक है। और थोरियम का कितना होता है? थोरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 232.03 कुछ अराउंड इतना होता है। तो ये ज़्यादा हैवी होता है यूरेनियम थोरियम से। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखता है आपको यूरेनियम, अगर आपको देखना हो तो ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए फ्यूल काम करता है ये। यूरेनियम का ये सिंबल है 92 एटॉमिक नंबर है इसका। और यूरेनियम कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अगर आप बात करोगे यूरेनियम की, तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम न्यूक्लियस जो होता है ना इसका अनस्टेबल होता है। इसके चक्कर में ना ये डिके करता रहता है। ठीक है। तो ये अगर आप बात करोगे यूरेनियम की, यूरेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है देख लेते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको ये उबालना है, उबाल के देखना है, तो उबाल के देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होगा वो 4000 इतना कुछ डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 4130 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। अगर आप बात करोगे यूरेनियम की यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके यूरेनियम के यूजेस देख लेते हैं। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो होती है उसमें भी आप यूरेनियम का यूज़ कर सकते हो। यूरेनियम डेटिंग। ठीक है। फोटोग्राफिक केमिकल्स में भी यूरेनियम का कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफिक केमिकल्स। ओके। और लैंप फिलामेंट्स में भी यूरेनियम कुछ मात्रा में होता है। अब होने को तो टेक्सटाइल में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में इसका अलग अलग केमिकल्स बहुत ज़्यादा ये वैसा होता है, रिडक्टिव टाइप का होता है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है ये। ठीक है। तो अगर हम देखोगे तो यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो देख लेते हैं यूरेनियम के रिजर्व्स कहाँ पे है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। इंडिया मतलब बहुत कम, ना के मात्र ना मात्र के बराबर झारखंड में जादूगौड़ा कुछ करके एक माइन है, वहाँ पर पाया जाता है। तो नंबर वन की बात करोगे तो अराउंड 1/3 यानी कि 28 से 30% जो यूरेनियम है पूरी दुनिया भर का, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का 28 से 30% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अगर आप बात करोगे कजाकिस्तान की, सेंट्रल एशिया का एक देश है ये कजाकिस्तान। नूर सुल्तान ताना इसकी कैपिटल है। तो ये 12 से 15% दुनिया का जो यूरेनियम है वो यहाँ पाया जाता है, 12 से 15%। अब कनाडा की बात कर लो। कनाडा में 10 से 12% होगा ये। कनाडा में 10 से 12% दुनिया का जो यूरेनियम रिजर्व वो पाया जाएगा। और रशिया की बात करते हैं। रशिया में भी 8 से 10% दुनिया भर का जो यूरेनियम है उसमें रशिया में इतना पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा यूरेनियम को जिस तरीके से दिखता है। ओके। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द इनर्ट गैस फाउंड मोस्टली अबंडेंटली इन आवर एटमॉस्फेयर इज, हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में। वो तो नाइट्रोजन है। अगर आप ऐसे बात करोगे अराउंड 78% है। फिर ऑक्सीजन है, 21% के आसपास है, 22। उसके बाद आर्गन है, ओके, 0.93% है। फिर CO2 है, 0.003 कुछ इतनी परसेंटेज है। ठीक है। इसका जो आंसर है वो है आर्गन। आर्गन इसका सही आंसर है। ठीक है। आगर आर्गन जो है ना, ये इनर्ट गैस है। कुछ तरीके का सिंबल है इसका, टर्म नंबर 18 है इसका आर्गन का। ठीक है। ये इनर्ट गैस है। ये कलरलेस होती है गैस, और कोई इसकी खुशबू नहीं होती। ठीक है। कलरलेस ऑर्डरलेस ये गैस है।
अगर आप इसके यूजेस की बात करोगे तो इसके यूजेस देख लेते हैं, आर्गन गैस के यूज़ कहाँ हो सकते हैं। आर्गन गैस के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अगर आर्गन की बात करोगे तो फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ होता है बहुत बड़े लेवल पर। फूड प्रिजर्वेशन में तो और कई गैस हैं उनका यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नाइट्रोजन हम भर देते हैं कुछ चिप्स के पैकेट्स होते हैं या कुरकुरे जो होते हैं, या कोई नमकीन का पैकेट आपने लिया होगा लेज वगैरह का, तो उसमें देखा होगा उसमें गैस भरी रहती है, या तो वो नाइट्रोजन होती है, आर्गन भी वो हो सकती है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती है और इसको ये ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में ये अगर ये खुली रहेगी तो ये रेंसिड हो जाएगी, सड़ जाएगी या रेंसिड हो जाएगा ये। उसके लिए हम आर्गन गैस का यूज़ कर लेते हैं। और आर्गन गैस के क्या क्या यूज़ है, जैसे आप आर्क वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हो इसको, आर्गन को आर्क वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसको स्कूबा डाइविंग में भी हीलियम की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3D प्रिंटिंग में आर्गन गैस का यूज़ किया जा सकता है। जो हमारे बल्ब होते हैं घरों में देखा होगा ना, बल्ब होते हैं, तो बल्ब होता है कुछ इस तरीके से गोल गोल सा, तो इसमें फिलामेंट तो होता है किसका, टंगस्टन का। जो गैस होती है ना वो आर्गन गैस भरी रहती है। ठीक है, आर्गन गैस भरी रहती है आपके बल्ब में। ठीक है, और अगर आप बात करोगे तो आर्गन सेमी कंडक्टर जो होते हैं, फैब्रिकेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्गन का यूज़ बोला जा सकता है वो है ये रेडियो आइसोटॉप डेटिंग में यूज होता है। और इसकी खास बात है 4 बिलियन, समझ रहे हो आप, 4 बिलियन पुराने जिसको डेटिंग करने में हेल्प कर सकता है आर्गन। जैसे नाइट्रोजन टायरों में भरा रहता है ना, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है टायर्स में। ठीक है, रेसिंग कार होती हैं या एरोप्लेन के जो हवा भरते हैं उसमें भी, उसमें ऐसे आर्गन गैस को भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, आर्गन गैस को भी फिल कर सकते हो। इस पहले से हम वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल की इतना ही। इसमें आर्गन के बारे में इतना बहुत कुछ है। वो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या वो सोडियम कार्बोनेट है, क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है? तो सोडियम जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर बी है। देखोगे तो आप Na2CO3 इंटू 10H2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेवीली अल्कलाइन होता है। और अगर आप इसके यूजेस की बात करोगे तो इसको आप कहाँ का यूज़ कर सकते हो? आप इसको क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो, घरों में होता ही है। वॉशिंग सोडा का आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो, लॉन्ड्रीज में यूज़ कर सकते हो, आप इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो इसका। ठीक है, और अगर आप बात करो वाटर सॉफ्टनिंग में भी इसका यूज हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से अपने वॉशिंग सोडा देखा होगा, ये वॉशिंग सोडा है और इसका आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट पीटर? सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? क्या वो पोटेशियम नाइट्रेट है, क्या वो सिल्वर नाइट्रेट है, क्या वो सोडियम पेरोक्साइड है, क्या वो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है? तो जो सॉल्ट पीटर होता है उसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट के तो बहुत सारे यूज होते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से सॉल्ट जैसा दिखता है, इस चित्र के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। तो इसके जो यूजेज है वो देख लेते हैं। इसके बहुत सारे होते हैं। फर्टिलाइजर में यूज होता है ये, फर्टिलाइजर बनाने में, उसमें पोटेशियम भी होता है। ठीक है, और फॉस्फोरस भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है इसमें। फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फायर वर्क्स में जो पटाखे बनाके चलाते हैं उसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट का यूज हो जाता है। ठीक है, आप बात करो फूड एडिटिव में भी। फूड एडिटिव में कैसे? जैसे जो जो चिकन बेचते हैं, या जो मटन बोलते हैं ना उसे, हाँ मटन
जो मटन बेचते हैं वो मीट को ना रेड बनाए रखने के लिए, मीट को रेड बनाए रखने के लिए वो उसमें सोल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर देते हैं, फूड एडिटिव की तरीके से ऐसे यूज़ करता है ताकि वो मीट रेड बना रहे, ठीक है। और अगर आप बात करोगे कुछ उसके और भी यूजेस देख लेते हैं, जैसे ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स में भी यूज होता है, ठीक है। और टूथपेस्ट में भी यूज होता है सेंसिटिव सेंसिटिव टीथ के लिए, सेंसिटिव टीथ के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं को क्लीन करने के लिए ये यूज होता है। तो भाई पोटेशियम नाइट्रेट के तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो मुझे उम्मीद है इतने सारे यूजेस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी दोस्त हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, चाहे वो बीपीएससी में आए हो, चाहे यूपीएससी में आए हो, चाहे यूपीपीसी में आए हो, आरओ में आए हो या एनटीपीसी में आए हो, तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन में खाद्य संरक्षण में क्या क्या यूज हो सकता है। ऑप्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड मैलिक एसिड। तो अगर इनमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑप्शन है वो बेंजोइक एसिड की तरफ हम जाएंगे। बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से है। तो बेंजोइक एसिड के ना और क्या क्या है बेंजोइक एसिड के अलावा, जैसे सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सॉर्बेट, पोटेशियम सॉर्बेट, ठीक है। और वैसे तो ऑक्जेलिक एसिड भी यूज होता है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं वो भी फूड प्रिजर्वेशन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बेंजोइक एसिड इसका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये सोडियम बेंजोएट है, इस तरीके से कुछ दिखता है नमक की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन रस्ट रिमूवल एंड स्टेन रिमूवल, निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग जंग हटाने, दाग हटाने के रूप में किया जा सकता है। तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड है, बोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूमेटिक एसिड है। मुझे मुझे ये तो पता ही होगा आपको, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसका यूज आप स्टेन हो, फूड का वो स्टेन या इंक का स्टेन हो, उसको हटाने में, धब्बे उब्बे जो होते हैं उनको हटाने में ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसीटोन नहीं होता है, नील पॉलिश देखोगी आपने, एसीटोन का यूज़ करते हैं उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। ऐसे ही स्टेन विस्टेन को करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। और अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करिए तो ऑक्जेलिक एसिड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे डाई बनाने में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज हो सकता है, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म में भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज है, जैसे अपने सिल्वर ब्रोमाइड का हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, ऐसे ही इसका भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हो, पल्प ब्लीचिंग हो, टेक्सटाइल में कपड़ों की ब्लीचिंग हो, ठीक है। और जो हमारे टीथ है, दांत को वाइट रखने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं क्लीनिंग के लिए या सफ़ेद करने के लिए, वो उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज कर सकते हो। अब जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर जैसे क्लोरीन का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ओजोन का भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे सिरेमिक्स है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसमें जो लाइट कलर वाले जो बर्तन होते हैं जिनमें लाइट कलर का यूज होता है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हो। तो ऑक्जेलिक एसिड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा आपको कुछ इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड दिखता है। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, केमिकली रस्ट इज, रासायनिक दृष्टि से जंग है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है या नन ऑफ दीज। तो ये आप देखो इस तरीके से, कोई आयरन है, आयरन रोड है, ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये इससे क्रिया करती है और रस्ट लगने लगती है, ठीक है। आयरन रोड में जंग लग जाती है, कोरोजन लग जाती है, उसके चलते एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर जंग लग जाती है तो क्या उस लोहे की रोड का वेट घटेगा बढ़ेगा या क्या, ये पहले कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जंग जब लग जाएगी तो उसका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और ये जो होती है ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो गैसेज हैं वो हैं क्या कलरलेस हैं,
हेवियर देन एयर है, एसिडिक नेचर है, सॉल्युबल इन नेचर है। ठीक है, रंगीन है, हवा में भारी है, हवा से भारी है, प्रकृति में अम्लीय है या पानी में घुलनशील है। तो जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, और जितनी भी ये तो इनर्ट गैस है सारी की सारी कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस और ऑर्डरलेस। इनमें ना कोई खुशबू आती है, ना इसका कोई रंग रूप होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलरलेस। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल फ्रॉम एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम आर। किसी तेल के ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण में रखने के लिए क्या यूज होता है? कौन सी गैस यूज होती है? क्या वो नाइट्रोजन हीलियम है? क्या वो आर्गन क्रिप्टन है? क्या वो रेडॉन और क्रिप्टन है? क्या वो नन ऑफ दीज है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि जैसे नाइट्रोजन है फूड प्रिजर्वेशन में, हीलियम है, आर्गन है, ये सारी की सारी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो सही आंसर है ये फूड रिएक्टिव में इसका यूज़ कर सकते हो, फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ कर सकते हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नाइट्रोजन का सिंबल है और ये हीलियम का सिंबल आप देख सकते हो। ठीक है, हीलियम जो कि इनर्ट गैस होती है और इसको बायोडाइंग में भी यूज़ होती है ये, तो देख सकते हैं आप। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है वो सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने के लिए एक्वारेजिया बनता है। तो एक्वारेजिया जो बनेगा वो बनेगा आपका HNO3 का एक पार्ट यानी नाइट्रिक एसिड का और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्ट होंगे, तो उससे एक्वारेजिया बन जाएगा। इसका ऑप्शन है कहीं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं जो काले पड़ जाते हैं, चांदी काली पड़ जाती है, सोना थोड़ा काला सा पड़ जाता है, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो होता है केमिकल, उसका नाम है एक्वारेजिया। इसका सही आंसर एक्वारेजिया है। ये कुछ तरीके से एक्वारेजिया HNO3 जो HCl का बना रखा है रिएक्शन। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ चॉक और लाइमस्टोन इज। चूना पत्थर और चॉक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप बताओ मुझे क्या होता है? जो चॉक है एंड लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। बेसिकली अगर देखोगे तो एक्वेस जो वो होते हैं, रिमेन्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे स्नेल है, ठीक है, कोरल है और सेलफिश है, इन सब से ये बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बताओ मुझे क्या है? लाइमस्टोन और ये किसके बने होते हैं? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, तो मार्बल तो मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो जो CuCO3 है वो मेटामॉर्फिक भी हो सकता है और सेडिमेंट्री भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपने देखा होगा चूना, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? ऑप्शंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो, इमेज में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? कास्टिक सोडा के यूज़ सोप में यूज़ कर सकते हो, उसको सोप बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, कास्टिक सोडा का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है रेयन, तो आपने पॉलीमर वाली वीडियो में पढ़ा होगा रेयन। ठीक है, पेपर मेकिंग में यूज हो जाता है इसका। तो अलग अलग तरीके से इसका यूज हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिलोसोफर्स वूल? निम्नलिखित में से किसी दार्शनिक ऊन के रूप में जाना जाता है? क्या वो कोबाल्ट ऑक्साइड है? क्या वो जिंक ऑक्साइड है? क्या वो फेरिक ऑक्साइड है? क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो ये क्वेश्चन तो हम प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है जिंक ऑक्साइड। तो फिलोसोफर्स वूल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो उसमें ये फिलोसोफर्स वूल जिंक ऑक्साइड होता है। और जिंक ऑक्साइड के यूज क्या क्या थे मुझे बताओ? जिंक ऑक्साइड की यूज क्या क्या थे?
ये कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है, और अलग अलग केमिकल्स में भी यूज कर सकते हैं इसे। और उसने डिस्कस किया था कि जो सिगरेट होती है, सिगरेट का जो नीचे फिल्टर होता है उसमें भी जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है टैबेको वो ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए किसी भी आदमी को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फैटी फूड बिकेम रैंचिड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं? क्या वो ऑक्सीडेशन है, क्या वो ब्लीचिंग है, क्या वो रिडक्शन है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी से उठाया गया है मेरे दोस्तों, तो हम इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी हो या ल्यूसेंट हो या और भी कोई इंपॉर्टेंट बुक हो, और या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, तो हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हुआ। जैसे मान लो आपका ये कोई भी चीज़ ले लो, मानो कोई भी फूड ले लिया आपने, खा, अगर इसमें ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये काफ़ी दिन रखा रहेगा, काफ़ी देर तक रखा रहेगा, तो ये ख़राब होने लगेगा, इसमें बदबू आने लगेगी, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, बदबू आने लगेगी। तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए ना एंटीऑक्सीडेंट जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख लो, जैसे ही बर्गर है, रात का रखा है, 2 दिन तक रखा रहा नीचे, ये इस पर ना ये कुछ ये ख़राब सा हो रहा है ऊपर से, तो ना ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ये रखा हुआ है, एयर से कांटेक्ट करती है और ये ख़राब होने लगता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे ये ख़राब होने लगता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीडेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए सबस्टेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप इसको एंटी ऑक्सीडेंट मिला सकते हो इसमें, इस सबस्टेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बचाने के लिए काम होते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है उससे बचाने के लिए आप इसमें ये सबस्टेंस यूज़ कर सकते हो। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन से हो सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं जो काम में लाए जा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं रेसिड्यूज से बचाने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखोगे रोज़मेरी होती है, ताकि ना सड़े, खाना ना सड़े, वो प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज़ करते हैं। रोज़मेरी है, टोकोफेरॉल है, ये तो विटामिन है, ठीक है। एसॉर्बिक एसिड है। कोई भी खाना है या कोई पैकेजिंग वाला है तो उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हो, या फिर आप इसमें प्रोपाइल गैलेट मिला सकते हो। ये एंटीऑक्सीडेंट है सारे के सारे। जैसे आप इसमें BHA की फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। अब इसमें ये मिला सकते हो। आप इसमें BHT मिला सकते हो, ये भी एंटी एसिड की तरह काम को सॉरी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। जितनी भी फूड इंडस्ट्री होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करते हैं, और जो फूड होता है जो पैकेजिंग में काम आता है उसको ये ख़राब होने से बचाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, आर्गन है, या और कई सारी गैसेज हैं जो हम भरते हैं उसमें पैकेट्स में, ताकि वो फूड ख़राब ना हो, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स मटेरियल्स है कुछ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई, जो रैंसिडिटी होती है, बासी पर होता है, उसको रोका जा सकता है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा सही आंसर है? इसमें सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर E भी सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है, ऑप्शन नंबर C भी सही है, यानी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा रेंसिडिटी हो जाती है, ये कुछ भी है, स्ट्रॉबेरी है ये, तो ये ख़राब हो रही है, आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब हो रही है, तो इसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। अब इसको पैक कर दो और उसमें नाइट्रोजन भर दो, कुछ आर्गन भर दो, और पैक करके पॉलीथीन में ले जाओ तो बहुत दिन तक चल जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग फ्रेश फ्रूट मार्केट में आपको पैकेट्स में मिल जाती हैं, ठीक है ना। मैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल बिकॉज ऑफ, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में संग्रहित करके रखा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी से, कार्रवाई से बचने के लिए, नमी से बचने के लिए, उच्च तापमान के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट देख लेते हैं, सॉरी सिल्वर क्लोराइड है यार, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है।
सिल्वर क्लोराइड है। ये सनलाइट में अगर आप रख दो, ये एक तरीके से केमिकल होता है, सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट सा होता है। अगर आप इसको रख दोगे, सूरज के सामने रख दोगे, तो ये क्लोरीन गैस में और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और ये कुछ ऐसा ग्रीस ग्रीस सा रह जाएगा। ठीक है, आप कभी करके देखना, सिल्वर क्लोराइड को लेकर देखना, बाहर नीचे किसी प्लेट पे या किसी भी चीज़ पर रखना, तो वो सनलाइट में आप रखोगे तो वो उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड था उसकी तरह ही सिल्वर क्लोराइड को आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये देख सकते हो AgCl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड है। और भी क्या अलग अलग केमिकल्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पीएच रेंज ऑफ कॉफीज। कॉफ़ी का पीएच रेंज कितना है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो कॉफ़ी का जो पीएच रेंज होता है वो होता है 5। तो देख लेते हैं, ये मिडिल में 7 है जो कि न्यूट्रल होता है। अगर आप एक से यहाँ से आओगे और यहाँ पे जाओगे तो ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा, ये बेसिक मीडियम हो जाएगा। कोई भी पदार्थ है जिसका पीएच 1 और 7 के बीच में है वो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ऊपर है वो बेसिक मीडियम का हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो कॉफ़ी का तो इतना है, अगर आप लेमन जूस की बात करोगे, लेमन खट्टा खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो लेमन जूस का पीएच कितना होता है? लेमन जूस का पीएच होता है 2.5। हम लोगों ने शायद ये डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को। वाइन जो होती है, वाइन का जो पीएच होता है वो 2.8 होता है, इसमें भी एसिड होता है। एप्पल की बात करोगे, एप्पल में मैलिक एसिड होता है और विनीगर यानी कि एसिटिक एसिड होता है। इन दोनों का जो पीएच होगा वो होगा 3। आप बात करोगे यूरिन की, जिसको हम पेशाब बोलते हैं, उसका जो पीएच होगा वो होगा 4.8। अगर आप बात करोगे सलाइवा, जिसको हम लार बोलते हैं, लार, इसका जो पीएच होगा वो पीएच कितना होगा इसका? वो होगा 6.5। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का ही होगा। अब मिल्क की बात करोगे, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तो इसलिए 7 से नीचे ही इसका पीएच होता है। जो भी हम दूध पीते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है, इतना 6.5 होता है, तो स्लाइटली ये एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, इस वजह से इसका। और आप बात करोगे सी वाटर की, समुद्र का पानी जो कि खारा होता है, उसका 8.5 के आसपास होता है। जो आप टूथपेस्ट करते हो घरों में हम लोग, वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक मीडियम, तो उसका पीएच 9 के करीब होता है। मैग्नीज। ठीक है, ये इतने बहुत हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कॉफ़ी देख सकते हो, कॉफ़ी। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स आर। कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट हैं, क्या हैं? कार्बोनेट्स हैं, बायोकार्बोनेट्स हैं, सल्फोनेट्स हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो डिटर्जेंट और जो भी क्लीनिंग क्लॉथ्स के लिए जो यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे सबसे अच्छा इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है सल्फोनेट्स। ठीक है, सल्फोनेट्स का सही आंसर है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशिंग के लिए इतने सारे मटेरियल दे रखे हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब सल्फोनेट्स में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कैन बी यूज इन मेकिंग। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस चीज़ को बनाने में किया जा सकता है? क्या वो कृत्रिम हीरा बनाने में किया जा सकता है, लकड़ी का कोयला बनाने में किया जा सकता है, वॉशिंग पाउडर में किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप बात करोगे सिलिकॉन कार्बाइड की, सिलिकॉन कार्बाइड की, जिसको आप कार्बोरंडम भी बोल देते हैं, ठीक है, इसका यूज़ आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज आर्टिफिशियल डायमंड में बनाने में होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ तो नेचुरल डायमंड्स होते हैं जो कि कार्बन का एक ड्रॉप है। ठीक है, लेकिन कुछ देखा होगा आजकल डायमंड इंडस्ट्री सूरत में,
तो वहाँ पे आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जाते हैं। तो उस आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जैसे हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे ये आप चमकता हुआ जो हीरा देख रहे हो, ये सिलिकॉन कार्बाइड का है। ये सिंथेटिक तरीके से सिलिकॉन कार्बाइड की प्रोसेस से बनाया जाता है। और अगला देखो, ये हीरे हैं, ये सिंथेटिक, ये नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये सिंथेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। इनकी कीमत भी कहीं ना कहीं जो नेचुरल डायमंड होता है उससे तो कम ही होगी शायद। ठीक है, नेचुरली तो कार्बन का एलोट्रॉप के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।